थोड़ी ही देर गुजरी थी शहर से निकले हुए कि बाबा ने गाड़ी सड़क की एक तरफ रोकी, नीचे उतर आए और गाड़ी के नीचे लेट गए। नूर झुककर बाबा को देखने लगी, जो अब खुद को ऊपर उठाकर गाड़ी के नीचे बनी मखसूस जगह पर खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे थे। बस कोशिश करना, कोई ऐसा जंप न लगे जिससे गाड़ी का निचला हिस्सा जमीन पर टकराए, बाबा ने आखिरी हिदायत देते हुए कहा। बाबा के इशारे पर नूर ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली और मुहतात होकर उसने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू की। बाबा के दिए हुए हथियार उसकी अंदरूनी जेबों में मुंतकिल हो चुके थे। नूर ने गाड़ी को मरकजी शाहरा से उतरती एक छोटी सी सड़क पर मोड़ दी, जो शायद किसी फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। सड़क पर थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद सड़क के इख्तिताम पर वाक़या एक इमारत का हेवला वाज़ेह होने लगा, जिसके आसपास कोई और इमारत नहीं थी। इमारत नजर आते ही बेख्तियार नूर के चेहरे पर सख्ती आ गई। जैसे ही गाड़ी इमारत के गेट के सामने पहुंची तो एक आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, जो भी गाड़ी में मौजूद है नीचे उतर आए। नूर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आकर खड़ी हो गई। चंद मिनट उसी तरह गुजर गए। शायद अंदर मौजूद लोग कार के अंदर का जायजा लेने में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद गेट का दरवाजा खुला। गन ताने दो निकाब पोश अफराद बाहर आते दिखाई दिए। गाड़ी से दूर हो जाओ। गाड़ी के करीब पहुंचकर एक ने दुरुस्त लहजे में कहा। नूर खामोशी से एक तरफ हटकर गाड़ी से दूर हो गई। आने वाले अफराद ने बड़े एहतियात से गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर का जायजा लेने लगे। डिग्गी वगैरह खोलकर भी उन्होंने अपनी तसल्ली की। फिर नूर की तरफ इशारा किया, गाड़ी अंदर लाओ। तहक्कुमाना लहजे में नूर को गाड़ी अंदर लाने का कहा गया। नूर ने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी इमारत के पोर्च में ले गई। नूर को पता था उसने अपना क्या रोल अदा करना है। गाड़ी से बेसब्री से नीचे उतरी और रोहानसी सी होकर तड़प कर बोली, मेरे बच्चे किधर हैं? खुदा के लिए उनसे मिलवा दो। उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ने गन की नाली को नूर की कमर में चुभोते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया, जिधर एक मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट था। नूर आंसू बहाती आगे बढ़ी और गेट के पार गुजर गई, लेकिन कोई मेटल डिटेक्शन की आवाज नहीं आई। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बाबा ने नूर को तैयारी करवाई थी, क्योंकि इनको अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है कि पहले प्यादों को आगे भेजकर तसल्ली करवाई जाएगी, फिर उनके सामने पेश किया जाएगा, जो इस सारे खेल के असल जिम्मेदारान हैं। नूर को लेते हुए वो आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो एक कमरे में पहुंच गए, जहाँ 4 गैर मुल्की नजर आने वाले अफराद बैठे थे। उनकी नजरें नूर पर गड़ी थीं। नूर रास्ते में भी उन दोनों अफराद के वास्ते देती आई थी, और यहाँ कमरे में पहुंचकर भी नूर ने इन अफराद को देखते ही कहा, मैं कब से चीख रही हूँ, बच्चे कहाँ हैं? प्लीज उनसे मिलवा दें, उनको जाने दें। मैं यही हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। बच्चों के अम्मी अब्बू को भी नहीं बताया, नूर ने मुसलसल रोते हुए कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक शख्स ने अपना फोन निकाला और कोई नंबर मिलाकर बात करने लगा। क्या पोजीशन है? डेविड ने फोन कान से लगाकर इंग्लिश में पूछा। सब ओके। दूसरी तरफ से मध्यम सी आवाज नूर को सुनाई दी। यहाँ भी सब ठीक है। टारगेट अकेला यहाँ पहुंच चुका है। ये मशरकी लोग भी अफसाने बनाने में माहिर होते हैं। मुझे तो लगता है कि जैकब भी गलती से इनके हाथों मारा गया है। इंतहाई जज्बाती होते हैं ये लोग। हमने क्या क्या तैयारी की, लेकिन बात वही हुई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक काल की तो लड़की दौड़ती हुई बच्चों की खातिर यहाँ पहुंच गई। डेविड ने तंजिया नजरों से नूर को देखते हुए कहा। नूर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उन्हें नहीं पता कि खोला कौन है, कैसी दिखती है, वरना उसे शुरू में ही धर लिया जाता और हालात सारे उल्टी सिम चलना शुरू हो जाते। दूसरी तरफ से जोसेफ ने भी कहा लगाकर कहा, वाकई बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये मशरकी जज्बाती लोग बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। जब से आए हैं कोई मसला ही नहीं हुआ, सब कुछ हमारी मर्जी से होता चला जा रहा है। चलो ठीक है, जरा इस लड़की की खैर खबर लेकर कॉल करता हूँ। डेविड ने यह कहते हुए कॉल काट दी। नूर ने फिर से वावेला मचाना शुरू कर दिया, लेकिन दर हकीकत सारे रास्ते यहाँ आते हुए वो आस पास सब चीजें नोट करती आई थी। यहाँ आकर भी उसने कुन अखियों से सारे कमरे का जायजा ले लिया था।
खामोश डेविड के साथ बैठे जॉर्ज ने झिड़कते हुए नूर को कहा, मेरे बच्चे, प्लीज इनको छोड़ दो, मुझसे मिलवा दो। नूर ने बहते आंसुओं से अपनी रट जारी रखते हुए कहा, पहले हम जो जानना चाहते हैं वो बताओ, किस तंजीम से ताल्लुक है तुम्हारा? कौन सरबराह है उसका? क्या मकासद हैं उस तंजीम के? जैकब को किसने मारा था? सामने बैठे अफराद की कतार के आखिर में बैठे शिमोन ने पूछा। मैं सब कुछ बता दूंगी, बस बच्चों को बुला लें यहाँ, मैं बस एक बार उन्हें देख लूं, नूर ने बिलखते हुए कहा। जॉर्ज अपनी जगह से खड़ा हुआ नूर की तरफ बढ़ता हुआ कहने लगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी कोई भी शर्त या बात मनवाने की हैसियत रखती हो इस वक्त? नूर ने एक बार फिर कमरे का जायजा लिया। दोनों अफराद जो नूर को लेकर आए थे वो एक कोने में खड़े थे। जॉर्ज उसकी तरफ बढ़ रहा था। बाकी सब बैठे ऐसे जॉर्ज और नूर को देख रहे थे जैसे वो किसी दिलचस्प खेल को देखने जा रहे हों। तुमने जो कहा वही मैंने किया, अब तो बच्चों की शक्लें ही दिखा दो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। नूर के लहजे में ना चाहते हुए भी तल्खी आ गई। नूर के लहजे में बदलाव को महसूस करके उसकी तरफ बढ़ता जॉर्ज एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन फिर जारहाना तेवरों से नूर की तरफ बढ़ा। बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी, जब यहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ होने जा रहा है वो होगा ना, तो तुम खुद ही तोते की तरह बोलने लगोगी। वैसे भी हम तरसे हुए हैं, कई दिनों से औरत का जायका नहीं चखा। जॉर्ज ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे करीब मत आओ। नूर ने खौफजदा होते हुए और पीछे की जानिब उल्टे कदम चलते हुए कहा, लेकिन चलते चलते नूर की पुश्त दीवार से जा टकराई। जॉर्ज मुसलसल नूर की तरफ पेश कदमी करता रहा। नूर ने दिल में सोचा कि एक्शन का वक्त आ गया है। ये सोच आते ही बेख्तियार नूर का जिस्म सख्त हो गया। वो ज़हनी तौर पर मुमकिना एक्शन के लिए खुद को तैयार करने लगी। जॉर्ज अभी नूर से चंद कदम दूर ही था जब एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कमरा भी लरज उठा। कुर्सियों पर बैठे अफराद भी चौंक कर और तड़प कर खड़े हुए। जरा सी देर के लिए उनकी तवज्जो नूर से हटी तो नूर ने मौका को गनीमत समझते हुए फौरन अपनी जेब से 2 गेंदें निकाली और एक जोर से कोने में मौजूद असलहा संभाले अफराद की तरफ फेंक दी। दूसरी गेंद कुर्सियों से उठने वाले अफराद के पांव में दे मारी। फिर फौरन अपनी जेब से प्लास्टिक की गनें निकालकर दोनों हाथों में पकड़ ली और हैरानो परेशान शस्त्र खड़े जॉर्ज और बाकी तीनों पर तान ली। जैसे ही गेंदें जमीन से टकराईं, उससे पहले कोई अपनी जगह से हिलता 2 हल्की शिद्दत के धमाके हुए और आग की चिंगारियां पूरे कमरे में फैलने लगी। साथ ही नूर अचानक हवा में उछली और फ्रंट किक जॉर्ज के मुंह पर लगी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। नूर ने तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों ने हाथ में पकड़ी गनों के ट्रिगर्स को दबा दिया। हवा में नीले रंग की आग की लिपटें निकलना शुरू हो गईं और कमरा बहुत सी चीखों से गूंज उठा। हर तरफ नीले रंग की आग की लिपटें फैल रही थीं। साथ ही पूरे कमरे में वक्फे वक्फे से सुर्ख आग के अंगारे बनते और हल्के धमाके से फटते जा रहे थे। नीले और सुर्ख रंग की आग पूरे कमरे में ऐसा मंजर पेश कर रही थी जैसे आसमान से सुर्ख और नीले रंग की आग की बारिश बरस रही हो। ये सब कुछ सिर्फ 3 से 4 सेकंड में हुआ, लेकिन अब कमरे में मौजूद तमाम अफराद अपने कपड़ों में लगी आग बुझाने में मसरूफ थे। डेविड के दोनों हाथ उसकी आंखों पर थे और उसके मुंह से वाशिगाफ चीखें निकल रही थीं। दोनों गार्ड्स का जिस्म भी मुख्तलिफ जगहों से अंगारों की वजह से झुलस चुके थे। कमरे में किसी को किसी दूसरे का तो क्या अपना होश नहीं रहा था। इस मंजर में नूर घूमती हुई रुकी। उसने नीचे लेटे जॉर्ज को तेजी से उठते और बाहर जाने वाले दरवाजे की जानिब लपकते देखा, जिसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में गन थी। बेख्तियार नूर का हाथ बुलंद हुआ। लंबी सी नाल के आखिर से एक आग की लपेट निकली और जाकर जॉर्ज के फोन वाले हाथ से जा टकराई। एक बुलंद चीख से जॉर्ज के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरा, मगर दूसरे ही लम्हे वो एक लंबी छलांग लगाकर दरवाजे के पास पहुंचा और फौरन बाहर निकल गया। कमरे में मौजूद कालीन और दूसरा लकड़ी का फर्नीचर आग पकड़ता जा रहा था। नूर बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकी। वहां मौजूद चीखते एक एक दुश्मन के मुंह में नीले रंग की आग की लहर डाली। कमरे में मौजूद अफराद इस आखिरी वार से ऐसे तड़पने लगे जैसे
कुंद छुरी से आधा गला काट दिया गया हो। नूर तेजी से बाहर जॉर्ज के पीछे लपकी। कमरे से बाहर निकलकर नूर को एहसास हुआ कि बाहर भी मुख्तलिफ जगह आग लगी हुई है और हर तरफ फायरिंग की आवाज गूंज रही है। नूर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जॉर्ज किस तरफ को गया है। वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई और बड़ी मुश्किल से भड़कती आग से बचकर वहां मौजूद 2 पिस्टल उठाकर जेबों में ठोंसे, हाथ में राइफल उठाकर तेजी से बाहर निकली। फर्श पर मौजूद कुछ खून के कतरे और जले हुए लिबास के कुछ टुकड़ों ने नूर को जॉर्ज के पीछे जाने की राह दिखाई। वो तेजी से इस सुराख के पीछे चलती हुई पोश तक आई। उससे पहले वो आगे बढ़ती एक गोली चलने की आवाज थोड़ी ही दूर से आई और नूर ने खुद को किसी वजूद का खुद पर बोझ महसूस किया और नीचे गिरती चली गई। तड़प कर नूर ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर छाए वजूद ने सरगोशी की, यहीं लेटी रहो। बाबा की आवाज सुनकर नूर की जान में जान आई। बाबा ने उठकर तेजी से एक सतून की आड़ लेने की कोशिश की। बाबा की कोशिश तो कामयाब हो गई, लेकिन इस कोशिश में एक गोली बाबा के पेट में पेवस्त हो चुकी थी। आड़ में पहुंचते ही बाबा का बाजू घूमा और वहां खड़ी बाबा की गाड़ी से आगे वाली गाड़ी के पास धमाका हुआ और नूर को जॉर्ज की चीख की आवाज सुनाई दी। नूर बाबा को लगती गोली देख चुकी थी। वो तड़प कर उठी और राइफल सीधी करके बेख्तियार मुसलसल गोलियां बरसाती जॉर्ज की पोजीशन की तरफ दौड़ती चली गई। जैसे ही नूर गाड़ी के पास पहुंची, राइफल से ट्रिच की आवाज के साथ ही गोलियां खत्म हो गईं। नूर ने राइफल फेंककर फौरन जेब से पिस्टल निकाल लिया। ट्रिच की आवाज के साथ जॉर्ज का सर गाड़ी के पीछे से उभरा ही था, जो ये समझा था कि गोलियां खत्म हो गई हैं और शिकार सामने है। लेकिन नूर के हाथ में मौजूद पिस्टल ने शोला उगला और गोली जॉर्ज के जबड़े के आर पार हो गई। वो उलटकर पीछे जा गिरा। नूर सामने आई और नफरत से जॉर्ज की तरफ देखने लगी, जो शदीद जख्मी होने के बावजूद भी सांस ले रहा था। नूर ने नफरत से पिस्टल का रुख उसके चेहरे की तरफ किया और पूरा पिस्टल उसके चेहरे पर खाली कर दिया। जॉर्ज का बेजान वजूद फर्श पर लढ़क गया, जिसका चेहरा गोश्त के लोथड़ों और टूटी हुई हड्डियों का मिक्सचर बन चुका था। इससे पहले नूर कुछ और करती, उसे अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे, जिनके कंधे और पेट से खून निकल रहा था। यहाँ से निकल चलो, ये इमारत तबाह होने वाली है, बाबा ने सरगोशी में कहा। नूर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी और साथ ही बाबा को सहारा देने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा अपने सहारे तेजी से आगे बढ़े और कार का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गए। नूर ने तेजी से गाड़ी रिवर्स की और आधे टूटे और लटके गेट से गाड़ी बाहर निकाली। उसने तेजी से वापसी के सफर पर गाड़ी अंधाधुंध भगा दी। थोड़ी ही दूर जाकर नूर ने गाड़ी रोकी और बाबा के कंधे से जरा नीचे और पेट पर मौजूद गोलियों के जख्मों पर पट्टियां बांधने लगी। बाबा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। पट्टियां बांधने और खून का बहाव रोकने के बाद नूर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी सड़क पर दौड़ाने लगी। बेइख्तियार ही नूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बेआवाज रोने लगी। अंधाधुंध गाड़ी भगाते वो कुन अखियों से बाबा को भी देखती जा रही थी, जो सीट से टेक लगाए इत्मीनान से आंखें बंद किए बैठे थे। हैदर की कॉल आई तो उसे कहना अपने वालिदैन को भी साथ लेकर आए। मेरे मोबाइल में उमर फारूक और खदीजा के नाम से नंबर सेव हैं, उस पर कॉल करके उमर को मेरा बता देना और खदीजा को कहना कि अपनी नई दोस्त और उसके वालिदैन को लेकर आ जाए। एक और काम भी करना, मेरे मोबाइल में एक नंबर है TF के नाम से, उस पर मैसेज कर देना कि राही मंजिल की जानिब चल पड़ा है। बाबा की आवाज आखिर में बहुत मध्यम हो गई थी। आप प्लीज बात मत करें, आपने जो कुछ कहा है इस पर अमल होगा, नूर ने आंसुओं को पीते हुए कहा। वो दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि बाबा को कुछ ना हो। नूर ने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए फोन निकाला और एक नंबर निकाल कर मिलाने लगी। दूसरी तरफ कॉल अटेंड हुई तो नूर ने फौरन बोलना शुरू कर दिया। बाबा मेरे साथ हैं, मैं उन्हें आपके पास ला रही हूँ, उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। इतना कहकर नूर ने कॉल काट दी। अब वो दिल ही दिल में फिर दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह करे मेरी उम्र भी बाबा को लग जाए। थोड़ी ही देर में गाड़ी तंजीम के मखसूस अस्पताल के सामने जाकर रुकी। नूर तेजी से उतरी। वहां पहले से मौजूद 2 वार्ड बॉयज ने सहारा देकर बाबा को स्ट्रेचर पर लेटाया। तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए।
नूर भी उनके पीछे तेजी से चलने लगी। जैसे ही बाबा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, बाहर लगी सुर्ख लाइट रोशन हो गई। नूर कुर्सी पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छुपाए बिलक बिलक कर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद नूर को बाबा की हिदायत याद आई और साथ ही ख्याल आया कि बाबा को इस वक्त दुआओं की खास जरूरत है। वो फौरन उठी और दौड़कर कार तक पहुंची। कार का दरवाजा खोलते ही उसे बाबा के मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उसने जल्दी से बाबा की सीट पर पड़ा मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर हैदर का नाम जगमगा रहा था। उसने फौरन कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से हैदर कहने लगा, सर, मिशन मुकम्मल हो चुका है। एक इस्राएली एजेंट हमारे कब्जे में है। बच्चों को बिना किसी नुकसान के बाजियाब करा लिया गया है। टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुझे आपकी तरफ से परेशानी थी। आप अपना बता दें क्या हो रहा है, क्या सब खैरियत है? मैं टीम लेकर आप ही की तरफ आ रहा हूँ, हैदर ने पुरजोश अंदाज में मुसलसल बोलते हुए कहा। हैदर, बाबा अस्पताल में हैं, उनका ऑपरेशन चल रहा है, उनको 2 गोलियां लगी हैं, नूर ने रोते हुए कहा। उसे फोन में ब्रेक लगने की तेज चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही और फिर हैदर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। क्या वो ठीक हैं? ज्यादा खतरे की बात तो नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, वो ऑपरेशन थिएटर में है। नूर अब अपना हौसला खो बैठी और बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी और फिर चीख चीख कर कहने लगी, मेरी वजह से हुआ ऐसा। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। काश मैं मर जाती, उन्हें कुछ ना होता। सारा मेरा कसूर है, मैं ही अंधाधुंध भाग रही थी। मैंने बाबा को हल्क के बल चीखते चीखते नूर अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकी। बेख्तियार उसने अपना हाथ जोर से डैशबोर्ड पर मारा। देखो, तुम ऐसा मत सोचो, कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। इंशाल्लाह बाबा को कुछ नहीं होगा, हम भी बस आ रहे हैं, तुम हौसला रखो, हैदर ने तेजी से कहा। लेकिन नूर फौरन से बोली, तुम ऐसे मत आओ, अपने अम्मी अब्बू को साथ लेकर आओ। क्या? अपने अम्मी अब्बू को क्यों? हैदर के लहजे में हैरत उभरी। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बाबा ने कहा था कि हैदर को कहना कि अपने वालिदैन के साथ लेकर आए, नूर ने सिसकियों में कहा। ठीक है, अगर बाबा ने कहा है तो मैं लेकर आता हूँ, हैदर ने तेजी से कहा और कार्ड काट दी। नूर ने कॉन्टैक्ट्स में से उमर के नाम का नंबर मिलाया। न जाने कौन था जिसे नूर नहीं जानती थी। कॉल अटेंड होते ही एक धीमी, खुशगवार और पुरवकार सी आवाज आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम, नूर ने अधूरा जवाब दिया और उसके कुछ कहने से पहले बोली, बाबा जख्मी हालत में अस्पताल में हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है। मुझे कहा गया था आपको इत्ला दे दूं। कैसे? कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में हैं? दूसरी तरफ से बेख्तियार इज़्तिराब भरे लहजे में पूछा गया। जवाब में नूर ने बस अस्पताल का पता दोहराया और कॉल काट दी। न जाने नूर कैसे ये काम कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो बस चीख चीख कर रोती रहे और कोई उसे न छेड़े, न कोई बुलाए। लेकिन बाबा की हिदायत थी और बाबा की हिदायत को वो कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। अगली कॉल उसने खदीजा के नाम से सेव कॉन्टैक्ट को की, बाबा का पैगाम दिया और अस्पताल का पता बताकर कॉल काट दी। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। उसने टीएफ के नाम से सेव नंबर पर मैसेज किया, राही अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा है।